हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बिहार एसआई मेंस के लिए प्रैक्टिस सेट 1 के बारे में। और ये फ्रेंड्स कुल 100 प्रश्नों के साथ होगा, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग भी इंक्लूड किया गया, यानी कह सकते हैं ये आपका फुल मॉक टेस्ट हो जाता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपने स्कोर को नीचे कमेंट करके बताएगा कि आपने इस वीडियो में कितना स्कोर किया, ताकि आपको खुद से पता चल सके कि फ्रेंड्स आपकी तैयारी किस तरह से चल रही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन प्रमाण मिलते हैं। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर का। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बागौर से। मैं आपको बता दूं कि पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ से प्राप्त हुआ, आदमगढ़ पुरस्थल से, और साथ ही साथ राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित जो है वो बागौर से भी मिला हुआ है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि निम्न मंदिरों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर करके चुनाव करें। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रेंड्स 312। अब मैं आपको बता दूं कि 312 का मतलब जो महाबलीपुरम मंदिर का तटीय मंदिर है, इसका निर्माण फ्रेंड्स 674 से लेकर के 80 जो ईस्वी था, इसके मध्य में किया गया था। ठीक है, और उसके बाद जो है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया था राजा राज प्रथम के समय में। ठीक है, और उसके बाद जो है फ्रेंड्स थर्ड नंबर पर आपका आता है गंगे कोंडचोलपुरम मंदिर, इसका निर्माण राजेंद्र प्रथम के समय में किया गया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 312। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या कह रहा है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख में मिलती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अयोध्या लेख में। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको पता होगा कि जो पुष्यमित्र शुंग था ये कौन था। तो इसने फ्रेंड्स अंतिम जो मौर्य शासक था बृहदत्त, उसका एक सेनापति था, और इसकी हत्या करने के पश्चात शुंग वंश की स्थापना इन्होंने ही की थी। और जो अयोध्या लेख है इसमें ये बोला गया कि 2 अश्वमेध यज्ञ यानी किए जाने की जो साक्ष्य प्रमाण है वो इसी में मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि स्लेट और संगमरमर खाली स्थान है। तो बताइए संगमरमर और स्लेट क्या है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि कयांतरित चट्टान, या फिर इसको रूपांतरित चट्टान भी कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है कि यह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसके उसके काले पानी के कारण उसे काली धारा भी कहा जाता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्यूरियोसियो की जलधारा। ठीक है फ्रेंड्स, जापान में ये नाम दिया गया काली धारा, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, क्यूरियोसियो की जलधारा। आगे बढ़ते हैं। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो ध्यान से यहाँ पे पढ़िएगा फ्रेंड्स, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व की बात की जा रही है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चौथ। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि चौथ उन प्रांतों, आपको पता है कि शिवाजी के समय में जो फ्रेंड्स सरदेशमुखी और चौथ 2 प्रकार के कर होते थे, और जो चौथ था उन प्रांतों के लिए लिया जाता था जिन्हें फ्रेंड्स मुगलई कहा जाता था। यानी ये कह सकते थे कि इस कर के बदले में पड़ोसी राज्यों को मराठों के आक्रमण और लूटपाट से बचने के लिए आश्वासन दिया जाता था, आश्वासन प्राप्त होता था। ठीक है, तो ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मदरसा का निर्माण किसने कराया था। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी फ्रेंड्स महाम अनंगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, ये एक प्रकार का ये आपका फ्रेंड्स मदरसा था, और ये कहाँ पे था, तो दिल्ली में पुराना किला के जस्ट सामने। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड के साथ आपका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि CABD। अब इसको बताता हूं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर किस तरह से हम कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स वुड का घोषणा जो पत्र था 1854 में, ये तो आपको याद होगा। साथ ही अगर बात करें इसके बाद हंटर आयोग का जो गठन किया गया था वो 1882 में किया गया था। ठीक है, 1882 में। और उसके बाद फ्रेंड्स सर्ची सैंडलर आयोग, और ये 1917 में था, इसका संबंध 1917 से। और अगर लास्ट में बात करें सर्जेंट आयोग, तो इस सर्जेंट योजना जो इसका फ्रेंड्स 1944 से। तो ये कह सकते हैं इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखना है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करें कि निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों के प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था। इसका राइट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डफरिन। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, अगला पॉइंट ये कह रहा है कि वैलुन्स क्या कौन है। ठीक है, वैलुन्स जो है वो कौन है।
इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन सी, यानी कि बेल्जियम की फ्रेंच भाषी जो आबादी उनको कहा जाता है वैलन्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा सी। क्लियर, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है। तो ध्यान से पढ़िए, उसके बाद बताइए कि कौन सही नहीं है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला यहाँ पे क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि काली मिट्टी की स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है। ये बिल्कुल करेक्ट है, रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी, बिल्कुल करेक्ट है, इन्हीं के अनुसार ये कहा गया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं। थर्ड पॉइंट में कह रहा है कि काली मिट्टी में आर्द्रता यानी कि नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। गलत जो यहाँ पे किया गया, काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र और पंजाब में पाई जाती है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो काली मिट्टी फ्रेंड्स वो मध्य भारत के कुछ हिस्सों में पाई जाती है, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, मान के चलिए वहाँ पे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, उन हिस्सों में कुछ कुछ जगहों पे पाई जाती है। तो ये उत्तर भारत में इसका कोई भी स्थान नहीं मिलता है। तो राइट आंसर यहाँ पे डी को टिक करेंगे, क्योंकि ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से पढ़े, उसके बाद बताइए क्या होगा। विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर यानी कि तिरुपति का मंदिर निम्नलिखित पहाड़ियों में से किस में अवस्थित है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रेंड्स सेलाचलम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। अब बात करते हैं कि तिरुपति मंदिर एग्जैक्टली पड़ता कहाँ पे। तो ये आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। ठीक है, बाकी पहाड़ियों के बारे में जान लीजिए, जैसे कि सेवराय पहाड़ी कई बार पेपर में देखने को मिलता रहता है। तो सेवराय पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात करें फ्रेंड्स विलिंगरिंगा जो पहाड़ी है ये कहाँ पे, तो ये कर्नाटक में पड़ता है, और साथ ही साथ जवादी पहाड़ी भी ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि आयोडीनीकृत नमक क्या होता है। आयोडीनीकृत जो नमक होता है इसमें होता है फ्रेंड्स पोटेशियम आयोडाइड और साधारण नमक का मिश्रण होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। क्लियर, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ठीक है, बताइए भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना जो है वो किस वर्ष की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो कि बी, यानी कि 1985 में। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए और इसका सही उत्तर का चयन करना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बताते हैं इसका करेक्ट आंसर, आप बताइए क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपका ए के साथ 3। चलिए पहले मैच करके देख लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि जो उत्तराखंड में जो नंदा देवी पड़ता है, यानी कि सी का आप बी के साथ मैच कर सकते हैं, तो सी का सेकंड के साथ मैच होगा। देखिए करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। उसके साथ आपको इसमें से क्या दिख रहा होगा, इसमें से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स नागालैंड। नागालैंड के आप सारामती आपको पता होगा कि सबसे उच्चतम यहाँ की चोटी हो जाती है। तो नागालैंड के यानी कि बी का 4 के साथ होना चाहिए। तो बी का 4 के साथ यहाँ पे मैच कर रहा है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि ए का 3 के साथ, यानी कि अनाई मोदी जो है फ्रेंड्स वो आपका केरल में पड़ता है। उसी तरह से आप देख लीजिए तमिलनाडु में डोडा बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़ना है और उसके बाद बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं इसका करेक्ट आंसर क्या है। सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता है। क्या ये पॉइंट सही है? जी नहीं फ्रेंड्स, पहला पॉइंट बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आर्टिकल 156 के फर्स्ट के अकॉर्डिंग जो राज्यपाल होते हैं, जो राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार ही अपने पद पर धारण करता है, यानी फ्रेंड्स वो कभी भी हटा सकते हैं, उसमें इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा इनकी इच्छा इस पर निर्भर होती है। तो ये कह सकते हैं कि पहला पॉइंट बिल्कुल गलत है। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है कि कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पॉइंट भी बिल्कुल गलत है। क्यों? मैं आपको ये भी क्लियर करता हूँ। क्योंकि ऐसा होता है कि आर्टिकल 156 के 2 के अकॉर्डिंग ये बात कही गई है कि राज्यपाल तब तक अपने पद पर बना रहता है और तब तक अपने पद को नहीं छोड़ता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण ना कर ले। तो ये पॉइंट कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि 5 वर्ष पूरा होने के बाद ये बस हट जाएगा, अब जब तक उसका हो उससे कोई मतलब नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जब तक उसका उत्तराधिकारी नहीं चुना जाता तब तक वो अपने पद पर बना रहता है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दोनों ही ऑप्शंस बिल्कुल गलत है, इसलिए राइट आंसर हम डी को टिक करेंगे। यानी फ्रेंड्स दोनों ही नहीं, ऑप्शंस डी विल बी करेक्ट आंसर। पूछा गया था कौन सा सही है, तो कोई भी सही नहीं है। क्लियर, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि किस कानून के अंतर्गत यह विदित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत के संविधान का अनुच्छेद 348 में ये बात कही गई है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। चिरोर रेटोफिली का अर्थ क्या होता है? चिरोर रेटोफिली का अर्थ क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चमगादड़ों से परागण। ठीक है फ्रेंड्स, जिस तरह से हम लोगों को पता है कि जो पक्षियों का ये क्या कहते हैं, पक्षियों का परागण होता है, उसको हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, आपको पता है कि ऑर्निथोफिली कहा जाता है। उसी तरह से यहाँ पे हम बात करेंगे तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि हबन टोटा बंदरगाह कहाँ पर स्थित है।
बताइए फ्रेंड्स कि हबनटोटा जो बंदरगाह है वो कहाँ पर स्थित है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, श्रीलंका में। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर। आगे देखिए, अगला पॉइंट ये कह रहा है कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है। तो किस कारण से होती है? तो उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है, किस कारण से? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ से। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप मैच कीजिए कौन किसके साथ। इसका एसआई यूनिट दिया गया, ठीक है, सॉरी एसआई यूनिट ही है। तो बताइए क्या होगा। तो चलिए इसको मैच करके देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्यूसेक जो होता है वो किसका होता है? तो प्रवाह की जो दर होती है उसको हम लोग क्यूसेक में मापते हैं। क्लियर। अगर बार के बारे में बात करें तो दाब का एक यूनिट होता है बार, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट का तो 3 के साथ होना चाहिए। तो फर्स्ट का 3 कहाँ पे? तो फर्स्ट का 3 यहाँ पे या फिर यहाँ पे। और इसी तरह से डी का फर्स्ट होना चाहिए। तो डी का फर्स्ट यहाँ पे हो रहा है, यानी कि राइट आंसर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अगर इस तरह से बाकी ऑप्शंस को भी देखें तो आप समझ सकते हैं कि रिक्टर स्केल की जो माप हो जाए, यानी रिक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता की माप की थी सी का 2 के साथ। तो यहाँ पे सी का 2 बिल्कुल करेक्ट है। और बाइट आपको पता है कि कंप्यूटर से संबंध रखता है, यानी कि फ्रेंड्स बी का 2 के साथ 4 के साथ। तो राइट आंसर आप बिल्कुल करेक्ट है, बी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि परस्पर तरंगें यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती हैं वो होती हैं, क्या होती हैं? इसका राइट आंसर क्या? इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, आपको पता है कि हम लोग जो सुन सकते हैं वो ऑडिएबल वेव सुनते हैं, यानी फ्रेंड्स 20,000 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच ही हम लोग जो भी वेव्स होते हैं उनको सुन सकते हैं। लेकिन जो परस्पर तरंगे होती है वो काफ़ी हाई होता है, यानी कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो तरंगे होती हैं उनको कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है, उनको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या? स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा चिनॉन। ठीक है, चिनॉन को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। अब आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न मैं पूछता हूँ, आप नीचे कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद अक्रिय गैस कौन सी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि मिर्ची से उत्पन्न होने वाले जो जलन होता है इसका कारण क्या है? यानी कि मिर्ची से जलन उत्पन्न होने का कारण क्या होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैप्सिन। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कैप्सिसिन के कारण होता है जो जलन होता है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी साहचर्य लाइकेन बनाते हैं? तो बताइए फ्रेंड्स कि लाइकेन बनाता है कौन? तो लाइकेन्स मैंने आपको कई बार बता चुका है कि जो लाइकेन होता है वो फ्रेंड्स वो 2 का मिश्रण होता है, शैवाल और कवक का। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो ध्यान से पढ़िए, उसके बाद बताइए कि कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पापनासम हिमाचल प्रदेश में नहीं है। पापनासम जो जलप्रपात है फ्रेंड्स ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और बाकी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि जोग जलप्रपात है जिसको हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स महात्मा गांधी, ये आपका कर्नाटक में पड़ता है, बिल्कुल करेक्ट है। धुआधर मध्य प्रदेश नर्मदा नदी पर, और हुरंडू जो है वो झारखंड में, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पर बी आपका करेक्ट होगा, जो कि आंध्र प्रदेश होना चाहिए था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी फ्रेंड फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट्स को पढ़ना है और उसके बाद बताने के करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसके बारे में एक एक करके पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट्स क्या कह रहे हैं कि अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। तो ये पॉइंट बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि संपत्ति के अधिकार जो इसको हटाया गया था मूल अधिकार से और इसको अनुच्छेद 300 के फर्स्ट में रखा गया था। तो ये पहला पॉइंट तो गलत है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, किंतु यह मूलाधिकार नहीं है। बिल्कुल करेक्ट है, जैसे मैंने आपको बताया ऊपर में, बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि पहले 7 मूल अधिकार दिए गए थे, लेकिन फ्रेंड्स इसको 44वें संविधान संशोधन के तहत इसको हटा दिया गया था और ये एक कानूनी अधिकार बनाया गया था, यानी कि विधि अधिकार बनाया गया था। तो ये सेकंड पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 300A उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन से अंतर स्थापित किया गया था। ये पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, कुछ हद तक तो सही है लेकिन कुछ गलत है। 300 का ए बिल्कुल करेक्ट है और 44वें संविधान संशोधन के बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट गलत कह रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए कांग्रेस सरकार उस समय नहीं थे, क्योंकि उस समय जो मोरारजी देसाई सरकार थी और वो गैर कांग्रेसी सरकार थे। ठीक है, तो ये पॉइंट कह सकते हैं कि ये पॉइंट बिल्कुल गलत है। क्लियर फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, कांग्रेस सरकार नहीं, ये फ्रेंड्स आपका जनता सरकार हो सकता है। तो यहाँ पे गलत हो जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न बन सकता है, तो ध्यान रहेगा ये थर्ड पॉइंट भी आपका गलत हो जाता है, यानी कि करेक्ट आंसर केवल और केवल आपका 2 होगा। ऑप्शन आपका फ्रेंड्स बिल्कुल करेक्ट है 2। ठीक है, तो ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ए विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? इस करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए।
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कराची अधिवेशन 1931। बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पे बन सकता है, याद रखेंगे। ठीक है, देखिए कराची अधिवेशन से एक चीज़ और आपको याद रखना है कि कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो जो कराची अधिवेशन इसकी अध्यक्षता फ्रेंड्स सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, और ये पहली बार थी उनकी अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, पहली और आखिरी बार उन्होंने एकमात्र अध्यक्षता की थी, ये चीज़ आप याद रखेंगे। और ये भाषण में फ्रेंड्स इन्होंने कहा था, महात्मा गांधी ने अपने भाषण में, यानी कि 26 मार्च 1931 में कराची अधिवेशन के द्वारा महात्मा गांधी द्वारा जो भाषण दिया गया था उसी में ये दिया गया था, और जिसका प्रकाशन यंग इंडिया में भी किया गया था। तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न बन सकता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि फ्रेंड्स निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि एक स्वस्थ शरीर का मतलब ऐसा शरीर जो अपनी आत्मा के वशीभूत होता है और एक उपकरण की तरह सदैव इसकी सेवा के लिए तैयार रहता है। तो बताइए इस क्वेश्चन, यानी कि ये जो कथन था ये किसका कथन था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सरदार पटेल। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है कि पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद क्या होगी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में घूमती रहेगी। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में सबसे दक्षिण में कौन स्थित है। तो सबसे दक्षिण में कौन स्थित है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, अगर आपको पता होगा तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर सकते हो। इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सह्याद्री पर्वत। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि किस तरह से आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अरावली आपका कहाँ पे पड़ता है, अरावली ऊपर में राजस्थान से जस्ट ऊपर, राजस्थान से दिल्ली तक ये फैला हुआ है, और उसके बाद आपका नीचे में आएगा फ्रेंड्स ये सतपुड़ा, और जस्ट उसी के थोड़ा सा नीचे आप जब महादेव पहाड़ी, और उसके बाद आपका ये आपका आता है महाराष्ट्र और ये गोवा के तट, ये सब लगा रहता है। सह्याद्री जो यानी कि पश्चिमी जो घाट होता है उसी को कहता है सह्याद्री पर्वत। तो ये कहते हैं सबसे लास्ट में जो आपका आएगा सबसे दक्षिण में, ये आपका सह्याद्री। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा कथन असत्य है। तो चलिए एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट्स में क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इस फुल फॉर्म को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि इसकी स्थापना 12 जुलाई 1988 को की गई थी। क्या ये सही है? जी नहीं फ्रेंड्स, ये गलत है, क्योंकि इसकी स्थापना 1982 में की गई थी, ना कि 1988 में। तो ये आप थोड़ा सा सुधार करेंगे, और यही गलत था। इसकी स्थापना का सुझाव दो श्री वी शिवरामन समिति के द्वारा की गई थी, उन्हीं ने इसका सुझाव दिया था, तो ये करेक्ट है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष फ्रेंड्स बिल्कुल करेक्ट है, गोविंद सुजुलू चिंताला। ठीक है, ये हाल ही में बनाए गए 2020 में, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ पर इसका राइट आंसर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि गलत था। संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होने पर भी निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में बैठक में उपस्थित हो सकता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि भारत का अटॉर्नी जनरल। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। अटॉर्नी जनरल को हम लोग फ्रेंड्स महान्यायाधीश भी कहते हैं, और जिससे संबंधित आर्टिकल को क्या है 76, ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अनुचुंबकीय बनाया जाता है कहलाती है। तो वह जो प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा धातु को अनुचुंबकीय बनाया जाता है वो होता है फ्रेंड्स डीमैग्नेटाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। जीव विज्ञान की कौन सी शाखा का संबंध विलुप्त जीवों से है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्लेंटोलॉजी। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि आपका फर्स्ट और सेकंड थर्ड पॉइंट्स को पढ़ना है और उसके बाद बताना है कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट्स में क्या कह रहा है कि भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। क्या ये सही है? जी नहीं फ्रेंड्स, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको बता दूं कि भारत के लगभग सभी उत्तरी और जो उत्तर पूर्वोत्तरी राज्य इससे लगे हुए हैं। ठीक है, अगर इसमें हम लोग गिनना चाहें तो आप गिन सकते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम आता है, असम आता है, और अरुणाचल प्रदेश भी आता है, और पश्चिम बंगाल भी आता है। तो करीब करीब कह सकते हैं फ्रेंड्स, सिर्फ 5 नहीं होते हैं, कई सारे हो जाते हैं। अगर आप गिनना चाहो तो गिन सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट कह सकते हैं कि पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। तो क्या ये सही है? जी नहीं फ्रेंड्स, ये पॉइंट भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि पश्चिमी घाट के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, जैसे कि केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सभी आते हैं, यानी कि इसमें 6 अंतर्गत आ सकता है। तो ये आप 5 नहीं कह सकते। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है कि पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि पुलिकट झील का संबंध जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा फ्रेंड्स, केवल और केवल 3। ऑप्शन सी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सा सुमिलित नहीं है। तो बताइए यहाँ पे कौन सुमिलित नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। अनुच्छेद 76 का संबंध भारत के महान्यायवादी ऊपर में हम लोगों ने देखा था, बिल्कुल करेक्ट है। 88 का संबंध क्या है, भारत में महान्यायवादी के
के संसद के सदनों और समितियों से जुड़े अधिकार। तो देखिए फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि 88 के अंतर्गत क्या कहा गया कि प्रत्येक मंत्री और भारत के जो महान्यायवादी होगी यानी कि अटॉर्नी जनरल जो होंगे उनका यह अधिकार होता है फ्रेंड्स, वो किसी भी सदन में बैठ सकते हैं, संयुक्त बैठक में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स उनको मतदान करने का अधिकार नहीं होता है इस आर्टिकल के तहत। ठीक है, तो ये पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है। अगर बात करें फ्रेंड्स अनुच्छेद 231, तो राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये पॉइंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति होती है वो फ्रेंड्स वो 123 के अंतर्गत होता है, और राज्यपाल को जो जारी किया था वो 213 के अंतर्गत होता है। तो यहाँ पे किसी भी तरह से कोई तरह से सही नहीं कर रहा है, इसलिए राइट आंसर आपका जो कि यही हो जाएगा, गलत है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें ऑप्शन डी, तो आर्टिकल 165 के तहत राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति जो की जाती है राज्य में, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे आप सुधार करके ऑप्शन सी को ठीक करेंगे, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय स्थित है। तो खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये आपका पड़ता है फ्रेंड्स इटली की राजधानी रोम में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, कलोल खनिज तेल उत्खनन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? कलोल जो पड़ता है वो कहाँ पे पड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजरात के गांधीनगर में स्थित है। इस चीज़ को याद रखेंगे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि ओम के नियम के अनुसार वी यानी कि विभवांतर बराबर होता है। तो अगर आपको फ्रेंड्स ओम का जो लाभ पता होगा तो आपको आसानी से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो होता है कि ओम के नियम के अनुसार वी बराबर क्या होता है? आई आर। ठीक है, वी बराबर आई आर। तो विभवांतर इक्वल टू यानी कि कह सकते हैं फ्रेंड्स कि आई इंटू आर, यानी कि धारा और रेजिस्टेंस जो होता है चालकों का प्रतिरोध, ये बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वी बराबर आई आर। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में होता है तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या है। स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि, इसका कारण क्या होता है, क्यों तैरती है? तो इसका कारण फ्रेंड्स ये होता है कि जो स्टील का घनत्व होता है वो पारे का जो घनत्व होता है वो स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। इस वजह से क्या होता है, स्टील इसके ऊपर आसानी से तैरता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं फ्रेंड्स पारा के यानी कि मरकरी के बारे में। तो पारा से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट्स कि पारा का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है? 80 होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। और ये कभी कभी पूछा था कि इसकी जो समस्थानिक होती है वो कितनी होती है? तो इसके वर्तमान में अगर फ्रेंड्स बात करें तो जो कि स्थायी समस्थानिकों की संख्या 7 है। ये चीज़ याद रखेंगे। और एक पॉइंट और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि इसका गलनांक कितना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, पारा का गलनांक होता है लगभग में आपका होता है फ्रेंड्स, लगभग तो बाद में बात करेंगे, एग्जैक्ट आपका होता है माइनस में 38.83 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जिसको हम लोग फ्रेंड्स शॉर्ट में क्या लिखते हैं, -39 डिग्री सेल्सियस। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, एग्जैक्ट पॉइंट ये होता है, और आपका एक्चुअल जो अगर आप कर सकते हैं तो ये कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि यूस्टोकी नालिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या है? यूस्टोकी नालिका मानव शरीर के फ्रेंड्स ये कान में स्थित होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो ये नालिका है ये कान में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किसी पार्टी के टिकट पर निर्वाचन सदस्य को दल बदल करने से रोका जाता है, रोका गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किस अधिनियम के द्वारा? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, याद रखेंगे। देखिए अगला पॉइंट भी फ्रेंड्स इसी से जो मिलता जुलता क्वेश्चन है कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों को आयुक्त संबंधित विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया? ऊपर में हम लोगों ने जो देखा था फ्रेंड्स संशोधन, वो संशोधन इसी से संबंधित है, और ये इसका संबंध 10वीं अनुसूची। ठीक है फ्रेंड्स, 10वीं अनुसूची में उसको जोड़ा गया 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत। तो ये पॉइंट याद रखेंगे, यहाँ पे सी करेक्ट हो जाता है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो, तो बताइए फ्रेंड्स थर्मोस्टेट क्या होता है? थर्मोस्टेट फ्रेंड्स किसी यानी कि वो उपकरण होता है कि किसी निकाय का जो टेम्परेचर होता है वो नियंत्रित करता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जो जड़ें होती हैं वो क्या कहलाती हैं? तो एक बार हम लोगों ने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था शायद बायोलॉजी के क्लास में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपस्थानिक मूल। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बेमेल है, यानी कि गलत मिलान किया गया, सही नहीं है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या? तो अगर फ्रेंड्स आप लोगों ने हमारे जो समिति से रिलेटेड मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट जो समिति थी उसके बारे में डिस्कस किया, उस पूरी वीडियो को अगर आप देख ले तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आपका सारा डाउट समिति से क्लियर हो जाएगा, और डेफिनेटली उससे बाहर पेपर में कोई भी समिति नहीं पूछ जाती है। तो फिलहाल देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रेखी समिति, जो कि गलत है। रेखी समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से होता है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, ये पॉइंट गलत किया गया। लेकिन बाकी में कोई दिक्कत नहीं, बाकी सभी का सभी सही मिलान किया गया। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट है, याद रखेंगे।
आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अंत्योदय अन्न जो कार्यक्रम था इसका उद्देश्य क्या था, बताइए फ्रेंड्स इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य ये फ्रेंड्स कि गरीबों में सबसे जो अधिक गरीब है उनका उन्मूलन करना, उनका मदद करना, ये चीज़ आप याद रखेंगे। पेपर में पूछ जा सकते हैं कि इसकी स्टार्टिंग कब की गई थी, तो 2000 ईस्वी में इसकी स्टार्टिंग की गई थी। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जल का वाष्प में परिवर्तन होना क्या कहलाता है। जल का वाष्प में परिवर्तन होना क्या कहलाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी फ्रेंड्स भौतिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन क्या होता है, तो भौतिक परिवर्तन में फ्रेंड्स जो चीज़ें बनती है उसको वापस हम लोग ट्रांसफ़र करके ये वापस बन सकता है पहले वाले चीज़ में, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज़ याद रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा प्रकाशित महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। तो बताइए इनमें से कौन कौन सी जो रिपोर्ट है वो फ्रेंड्स वो इसकी WEF के द्वारा प्रकाशित की जाती है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी उपयुक्त सभी। ठीक है, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक जो रिपोर्ट है ये भी, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट ये भी, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट भी ये भी इसी के द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए क्या कह रहा है कि लिंगराज मंदिर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो ध्यान से पढ़िए, उसके बाद बताइए कि कौन सा कथन जो वो असत्य है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। देखिए पहला पॉइंट में क्या कह रहा है कि यह मंदिर उड़ीसा में स्थित है और भुवनेश्वर का सबसे बड़ा मंदिर है। बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एग्जैक्ट ये भुवनेश्वर में स्थित है और भुवनेश्वर का सबसे बड़ा मंदिर है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि यह मंदिर भगवान हरिहर, भगवान विष्णु और शिव के संयुक्त रूप भुवनेश्वर तथा और उनकी पत्नी फ्रेंड्स भुवनेश्वरी को समर्पित है। यानी फ्रेंड्स ये कह सकते हैं कि ये पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। और थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है कि इसका निर्माण 12वीं शताब्दी के ययाति केसरी के द्वारा किया गया था। तो ययाति केसरी तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे गलत है, 12वीं नहीं 11वीं शताब्दी में। ये चीज़ याद रखेंगे। ठीक है, यही पॉइंट गलत किया गया था और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और एक चीज़ और भी याद रखिएगा, लिंगराज मंदिर के पास फ्रेंड्स बिंदु सागर सरोवर स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कह सकते हैं कि ऑप्शन सी जो है वो गलत तरीके से मैच किया गया, गलत तरीका से लिखा गया, 11वीं शताब्दी होनी चाहिए। अगला पॉइंट क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम है। तो मैंने आपको इसको ट्रिक के माध्यम से भी याद कराया था, अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये फ्रेंड्स, क्योंकि अक्सर पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है और सेम टू सेम इसी तरह से पूछा भी जाता है। तो जरूर देख लीजिएगा उस वीडियो को, मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से आपको बताया। तो फिलहाल देखिए, अगर बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर का, विद्युत चुंबकीय तरंग का सबसे कम किसका होता है, तो सबसे कम जो होता है वो गामा किरण का होता है। और उसके जो जस्ट बाद जो होता है फ्रेंड्स बढ़ते क्रम, मैंने आपको याद करा था एक्स किरण। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे अधिक अगर पूछ ले तो सबसे अधिक जो होता है वो रेडियो तरंगों का होता है। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान रखिए, ये तरंग दैर्घ्य की बात की जाती है, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति के बारे में पूछे तो जिसका सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होता है उसका आवृत्ति सबसे कम होता है। ये पॉइंट याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, वेग का सूत्र को हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, यानी कि वेग के फॉर्मूले को हम किस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं। तो वेग का फार्मूला फ्रेंड्स क्या होता है, ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट होगा, विस्थापन बटे में समय। यानी ये कह सकते हैं कि एक निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु के विस्थापित की दर को उसका वेग कहते हैं। और वेग कौन सी राशि है, तो वेग एक प्रकार का वेग एक प्रकार का सदिश राशि है, लेकिन चाल एक प्रकार का अदिश राशि है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किसी विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू होगा या फिर लागू रहेगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 6 सप्ताह के लिए, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर है संसद। ठीक है, संसद में कौन कौन शामिल होते हैं पता है आप सभी को, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद का गठन कब होता है, तो देखिए संसद के गठन का अनुच्छेद फ्रेंड्स मैं आपको बताया था, सरल नाम का एक ट्रिक मैंने आपको दिया था। सरल से क्या बताया था, स से संसद, र से राज्यसभा, एल से लोकसभा। यानी संसद का जो गठन होता है वो 79 के तहत, और राज्यसभा का जो गठन है वो 80 के तहत, और लोकसभा का जो गठन होता है 81 के तहत। तो ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ट्रिक आप याद रख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी फ्रेंड फर्स्ट सेकंड पॉइंट्स को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा कथन सही है। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि कुतुब मीनार का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड क्या कह रहा है कि इसका निर्माण ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कराया गया था, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यानी कह सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पॉइंट्स बिल्कुल राइट है, इसलिए ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे, 1 और 2 दोनों।
ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। और इसकी नींव किसने डाली थी? आप सभी को पता है इसकी नींव फ्रेंड्स कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कि प्रायद्वीपीय भारत में किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्री तट है? तो ध्यान से पढ़ेगा, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी समुद्री तट किसकी है? तो अगर भारत में सिर्फ पूछता तो वहाँ पे आपका गुजरात होता है, लेकिन यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत की बात की जा रही, इसलिए हम आंध्र प्रदेश को टिक करेंगे। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल से अगर बात करें फ्रेंड्स, अगर पूछ देता कि भारत में किस राज्य की द्वितीय सबसे लंबी तटीय रेखा है, तो वहाँ पर भी हम आंध्र प्रदेश को टिक कर सकते हैं, क्योंकि सबसे अधिक गुजरात के सबसे सेकंड नंबर पर आंध्र प्रदेश आता है, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत के अकॉर्डिंग भारत में सबसे जो अधिक होगा वो आंध्र प्रदेश होगा। ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दी गई थी, वो कब थी? बताइए कब लागू की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1878। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और लिटन से द्वारा एक क्वेश्चन बहुत ही फेमस है कि वर्नाकुलर स्पेस एक्ट को किसने लागू किया था? तो 1878 ईस्वी में ही इन्होंने वर्नाकुलर स्पेस एक्ट को लागू किया था। और जिसको फ्रेंड्स रद्द किसने किया था? तो रद्द रिपन ने किया था। ये चीज़ याद रखिएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विश्व का पहला जो गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस सिख गुरु की जो मृत्यु हुई थी उसके लिए जिम्मेदार जो औरंगजेब था? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुरु तेग बहादुर की जो मृत्यु हुई थी उसके जिम्मेदार औरंगजेब था, इसी ने इनकी मृत्यु कराई थी। और ये फ्रेंड्स 9वें गुरु थे जिनको आप याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अकबर के शासनकाल में फ्रेंड्स पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? तो सिंपल सी बात है कि अकबर के समय में सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? तो राइट आंसर होगा मीर बख्शी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। टोडरमल कौन था? तो टोडरमल इनके राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण जो था वो चीज़ आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मरुद्भिदों में लंबा मूल तंत्र होता है, क्योंकि जो मरुद्भिद का मतलब फ्रेंड्स रेगिस्तान में उगने वाले जो पौधे होते हैं उनको मरुद्भिद कहते हैं। तो आपको ये बताना है, जिसको हिंदी में अगर हम इंग्लिश में बात करें तो जीरोफाइट कहते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, जीरोफाइट का जो लंबा मूल तंत्र होता है इनका कारण क्या है? तो इसका सिंपल सा कारण होता है कि गहरे जो जल स्तरों के जल अवशोषित करने के लिए जड़ें जो है वो काफ़ी अंदर तक चली जाती है। रेगिस्तान में पानी नहीं मिलता ज़्यादा, और इस वजह से जो जड़ें होती है वो काफ़ी लंबी दूरी तक तय करती हैं कि उनको पानी मिल सके, इसलिए उनका जो जड़ होता है वो काफ़ी लंबा होता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब हम बकरी की मांस खाते हैं तब हम कौन से उपभोक्ता बनते हैं? तो बताइए फ्रेंड्स, जब हम बकरी का मांस खाते हैं तो कौन से उपभोक्ता बनते हैं? तो देखिए सबसे पहले मैं आपको क्या क्लियर कर दूं, पहला होता है उत्पाद। ठीक है, उत्पाद किसको कहते हैं? हरे पेड़ पौधे को उत्पाद कहते हैं। और उत्पाद को जो खाते हैं फ्रेंड्स, यानी कि जो ये बकरी और गाय ये सब खाती हैं, तो ये क्या हुआ? ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गए। ठीक है, लेकिन बकरी को अगर हम खाते हैं तो ये हम लोग जो है फ्रेंड्स ये सेकेंड उपभोक्ता हो जाते हैं, यानी कि द्वितीय उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय दर्रों की अवस्थिति के संबंध में युग्मों पर विचार कीजिए। यानी आपके पास यह 5 दर्रे दी गए और इनके साथ मैच किया गया, तो बताइए कि कौन सा सही तरीके से मैच किया गया। तो चलिए इसको एक एक करके देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर, बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, ये भी करेक्ट है। माना दर्रा ये पॉइंट गलत है, क्योंकि माना दर्रा जो फ्रेंड्स ये उत्तराखंड में पड़ता है, ना कि हिमाचल प्रदेश में। क्लियर, तुजू दर्रा कहाँ पे पड़ता है? तुजू दर्रा भी आपका गलत है, तुजू दर्रा मिजोरम में पड़ता है, ये पॉइंट भी गलत है, सिक्किम में नहीं। जलेपला दर्रा बिल्कुल करेक्ट है, जलेपला दर्रा सिक्किम में पड़ता है। यानी कह सकते हैं 1, 2 और 5 बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय है कि, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सभी निर्णय अभिलेख के रूप में रखे जाते हैं और जो अन्य न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि पंचायतन क्या है। तो पंचायतन आपको बताना फ्रेंड्स कि पंचायतन क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि पंचायतन एक प्रकार का मंदिर निर्माण शैली है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि इस जो ये शैली है इसके उदाहरण कौन कौन से मंदिर आते हैं। तो कभी भी पूछा जा सकता है कि इसका उदाहरण कौन कौन से मंदिर के अंतर्गत है। तो खजुराहो में कंदरिया महादेव जो मंदिर है इसी के अंतर्गत आता है। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर इसी के अंतर्गत आता है, यानी कि पंचायतन शैली के अंतर्गत। और उसी तरह बात करें तो उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में जो स्थित है फ्रेंड्स दशावंतर मंदिर, उसका भी संबंध इसी शैली से। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था। तो चित्रकला की जो गंधार शैली इसका सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि महायान संप्रदाय। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर।
एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। ये जो महायान संप्रदाय ये मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे, ठीक है फ्रेंड्स, मूर्ति पूजा के आस्था में विश्वास रखते थे। लेकिन कभी कभी पूछा जाता है कि इन दोनों में कौन नहीं रखते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि जो हीनयान संप्रदाय वो मूर्ति पूजा संबंध नहीं रखते थे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट्स को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट्स में क्या कह रहा है कि पहला पॉइंट्स ये कह रहा है कि दक्षिण भारतीय द्रविड़ स्थापत्य शैली में निर्मित विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में स्थित है। तो बिल्कुल करेक्ट है कि विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में स्थित है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मोस्टली जो मंदिर है फ्रेंड्स, जो दक्षिण भारत की मोस्टली मंदिर जो है वो शिव को ही समर्पित है। तो एग्जैक्टली ये तो आप अनुमान लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कन्फ्यूज हो तो आप शिव को टिक करके आ सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा वो दक्षिण के मंदिर के बारे में पूछा जाना चाहिए। मोस्टली जो मंदिर है वो दक्षिण में शिव के मंदिर है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि फ्रेंड्स इनका निर्माण लोक महादेवी यानी कि विक्रमादित्य की प्रथम पत्नी के द्वारा कराया गया था। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कह सकते हैं उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, तो तीनों के तीनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन सी को हम टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। आगे देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि एक पिंड गति में है कहा जाता है यदि। एक पिंड गति में है कब कहा जाता है, हम तब कह सकते हैं कि यह परिवेश की वस्तुओं के सापेक्ष स्थिति बदलती रहती है। अब बदलती रहती है तभी तो कह सकते हैं कि ये गति में है। क्लियर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 918। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए क्या करें कि टीजर ऋण क्या है। तो टीजर ऋण क्या होता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि आरंभ में वस्तु की दर कम रहती है और बाद में वर्षों में ये फ्रेंड्स अधिकतम बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, याद रखेंगे, जिसको हम लोग टीजर ऋण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई थी, जिसको उदारीकरण के नाम से भी हम जानते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1991। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि भारतीय नौसेना के कमान के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है। तो मैंने आपको सही बताया था, कल ही आपको फ्रेंड्स वीडियो बना करके प्रोवाइड कराया, तो उम्मीद करता हूं कि आपने उस वीडियो को देखा होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर करेक्ट आंसर होगा क्या है कि पूछा जा रहा है कि भारतीय नौसेना, तो मैंने आपको बताया था कि भारतीय नौसेना की कुल 3 कमांड है, लेकिन अगर आर्मी और एयरफोर्स के बारे में बात करें तो दोनों के साथ साथ कमांड होते हैं। ठीक है, तो मैंने सभी के बारे में अलग से वीडियो बनाकर कल ही आपको प्रोवाइड कराया था। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कि सभी के सभी सही है। तो पश्चिमी नौसेना कमांड मुंबई, मैंने आपको बताया था कि पश्चिमी मुंबई, ठीक है, पश्चिमी मुंबई की पूर्वी या फिर पूनम बताया था। तो पूर्वी यानी कि पूर्वी से आप याद रख सकते हैं, पूर्वी नौसेना कमांड विशाखापट्टनम में, और दक्षिणी नौसेना कहाँ है, कोचिन। बिल्कुल करेक्ट है, ये तीनों के तीनों मिलान सही था, राइट आंसर डी को टिक करेंगे, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि सोनाड़ी किसकी नस्ल है। तो ये भी मैंने हम लोगों ने वीडियो में देख लिया ऑलरेडी, आपको मैंने प्रोवाइड करा दिया है। तो इसका देखा नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द आने वाला हूँ, तो उसका लिए वेट कर सकते हैं। तो सोनाड़ी किसकी नस्ल है, तो भेड़ की नस्ल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था ट्रिक कि बावड़ी सोनाड़ी फ्रेंड्स मेरिनो भेड़ को पसंद करती है। ठीक है, ये मैंने आपको क्लियर कराया था। तो राइट आंसर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। संगम काल का प्राथमिक देवता कौन है। तो संगम काल में प्राथमिक जो देवता है वो प्रसिद्ध थे भगवान मुरुगन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। चोला शिलालेख में वर्णित भूमि के श्रेणियों के अनुसार मंदिरों को भेंट की गई जमीन के रूप में जाना जाता था। यानी फ्रेंड्स जो मंदिरों को भेंट दी गई जो जमीन होती है उसको किस नाम से जाना जाता था। तो देखिए ये जो चारों हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं। इसका राइट आंसर होगा देवदान। ठीक है, यानी कि मंदिरों को भेंट दी जाने वाली जो जमीन होती है उसको देवदान कहलाता था। अगर बात करें फ्रेंड्स बेलंग बगई जो था ये क्या था, तो गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की जो भूमि होती थी उनको कहते थे बेलंग बगई। ठीक है, और ब्रह्मदेव के बारे में बात करें तो ये जमीन जो होता है फ्रेंड्स ब्राह्मणों को उपहार में दी गई जो भूमि होती है उसको कहते थे। और साला भोग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो साला भोग याद रखिएगा फ्रेंड्स, किसी विद्यालय के रख रखाव की जो भूमि होती थी उसको कहते थे साला भोग। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा देवदान। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चित्तौड़ में जीत का स्तंभ राणा कुंभा द्वारा किसके ऊपर विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मालवा के विरुद्ध खिलजी के जो शासक था उस पर विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था राणा कुंभा के द्वारा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि इनमें से किन शहरों में अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलकर के गंगा बनती हैं, बताइए।
गंगा के नाम से जानी जाती है किन शहरों में मिलकर के? तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अलकनंदा और भागीरथी का जो मिलन होता है वो होता है देवप्रयाग में, जिसको फ्रेंड्स गंगा के नाम से वहाँ पे हम जानते हैं। और यहाँ पे रुद्रप्रयाग में क्या होता है? तो रुद्रप्रयाग के लिए आप छोटा सा चीज़ याद रखिएगा, अमरूद, ठीक है। यानी कि अलकनंदा और मंदाकिनी का जो संबंध होता है वो रुद्रप्रयाग में मिलता है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि नीली नील नदी इनमें से किस झील से निकलती है? तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा। नीली नील नदी इनमें से किस झील से निकलती है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि ताना झील। काफ़ी लोगों ने इसका राइट आंसर विक्टोरिया झील किया होगा, तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स विक्टोरिया झील गलत है। क्यों? तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो नील नदी है, नील नदी की दो सहायक नदी होती है। सबसे पहला जो कि एक सफ़ेद नील नदी और एक होता है नीली नील नदी। नीली नील नदी जो निकलती है वो निकलती है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि नीली नील नदी का जो निकलना होता है वो इथोपिया में ताना झील से निकलता है। लेकिन फ्रेंड्स एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो सफ़ेद नील नदी होता है वो विक्टोरिया झील से निकलता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्फ्यूज़न कर सकता है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2020 के विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में फ्रेंड्स किसे चुना गया? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेन स्टॉक। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंग्लैंड के क्रिकेटर टीम के ऑलराउंडर है, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और इससे पहले फ्रेंड्स लगातार 3 वर्षों तक हमारे जो देश के कैप्टन है विराट कोहली, ये रिकॉर्ड था कि ये 3 बार लगातार ये चुने गए थे लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर। तो फिलहाल फ्रेंड्स देखिए यहाँ तक हम लोगों ने जीके कंप्लीट किया। अब आपके सामने फ्रेंड्स जो हम लोग बात करेंगे मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है कि 3 के पावर 25 प्लस 3 के पावर 26 प्लस में 3 के पावर में 27 और प्लस में 3 के पावर 28, तो ये किससे विभाजित होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं बोलूँ फ्रेंड्स यहाँ से आप 3 के पावर 25 को कॉमन ले सकते हो। ठीक है, इसको मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 1, यानी कि कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे गुना में आपका 1 होता है। क्लियर? यहाँ पे अगर आपके पास 3 के पावर 25 बाहर चला गया तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 बचा होगा। उसी तरह से यहाँ पे 25 बाहर जाता है 27 में से, यानी कि आपके पास 3 के पावर 2 हो जाएगा और यहाँ पे 3 के पावर 3, कोई दिक्कत नहीं। 25 और 3 28। इसको कैसे करते हैं, इसके बाद देखिए, इसको मैंने पावर में जो कहते हैं लिखा 1 + 3 प्लस यहाँ पे ये 9 हो गया और ये आपका 27। ठीक है, इन सभी को ऐड कर लेते हैं। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 9 और 1 10 और 27 और 3 30, 30 और 10 40, यानी कि फ्रेंड्स इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। और जब इसको इस तरह से लिख सकते हैं तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, इसको मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे तो आप क्लियर नहीं कर सकते हो कि ये किससे डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं, तो इसको मैं 1 कम करता हूँ और 3 इसको देता हूँ। ठीक है, यानी कि 24 और 1 वापिस करेंगे 3 के पावर 1, तो ये आपका 25 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये आपका गुना में 40। ठीक है, यानी कि 3 के पावर 24 ये आपका कितना हो जाएगा, 120। अब आप बताइए फ्रेंड्स 120 जो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई में देख रहे हैं, ये डेफिनेटली 3 से जो कि 30 से कट जाएगा, 30 से कट जाएगा। तो ये कह सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। 50 को 2 भागों में विभाजित करें जिससे फ्रेंड्स उनके व्युत्क्रमों का योग जो होगा 1/12 होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे तो ध्यान से देखिएगा। इसको बनाने के लिए 2 मेथड हो सकते हैं। ठीक है, एक तो हमारे पास फ्रेंड्स की 2 संख्या है जिनका योग 50 है और हमसे ये पूछा कि इनके व्युत्क्रम का योग 1/12 होगा, वो 2 संख्याएं कौन सी होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि x + y = जो 50 दिया गया। ठीक है, और इनका व्युत्क्रम का मतलब 1/x और 1/y, व्युत्क्रम का मतलब फ्रेंड्स इसका उल्टा। ठीक है, और इसका मतलब दिया गया जो कि 1/12। क्लियर? व्युत्क्रम का योग 1/12 दिया गया, तो यहाँ पे आप कर सकते हो कि x y और ऊपर में आपका ये एलसीएम लोगे तो x + y हो जाएगा और नीचे आपका 1/12। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और x + y की वैल्यू जो कि 50 दी गई तो मैं आपको 50 लिख देता हूँ और नीचे आपका x y, राइट साइड में 1/12, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से x y की वैल्यू निकालेंगे तो 12 पंजे 60, 600 हो जाता है। अब मैं आपसे ये बोलूँ फ्रेंड्स, देखिए ध्यान दीजिएगा, x + y जो कि 50 और x × y जो कि आपका 600 आ रहा है। अब आप कोई भी यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग 2 नंबर देखिए कौन सा बिल्कुल करेक्ट होगा, कि जोड़े तो 50 आ जाए और गुना करे तो ये 600 आ जाता है। तो आप कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल यहाँ पे चाहो तो इस इक्वेशन को भी सॉल्व करके निकाल सकते हो। अगर आप डायरेक्ट नहीं सोचना चाहते हो तो आप देखिए सिंपल सा दिख रहा है कि 30 और 20 को आप देख लो। 30 और 20 को अगर जोड़ते हो तो 50 आएगा और 30 × 20 करते तो 600 आ जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट है बी। 20 और 30 आप ले सकते हो, तो राइट आंसर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, यहाँ पे दिया गया आपके पास क्वेश्चन नंबर जो कि 3 यानी कि 83 कह रहा है। रूट में 22 दिया गया और माइनस में 18 दिया गया। ठीक है, और इसको डिवाइड करना है फ्रेंड्स √12 से।
और हमें बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो देखिए सबसे पहले आपके पास जो कोष्ट में होता है उसको तोड़ते हैं, जो कि ब्रैकेट में होता है। इसको हम तोड़ेंगे तो किस तरह से लिख सकते हैं? इसको हम तोड़ करके लिख सकते हैं फ्रेंड्स 6 छक्का 36 दूना 72, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। और 18 को तोड़ते हैं तो 3 तिया 9, 9 दूना 18, यानी कि 3√2, ये कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आपका हो जाता है। और आपका ये भाग में जो है फ्रेंड्स, तो इसको भी तोड़ लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4 तिया 12, यानी कि 2√3, कोई दिक्कत नहीं। इसको घटा लेंगे तो ये 3√2 हो जाएगा, और यानी कि यहाँ पे आपका डिवाइड होगा 2√3, ठीक है। इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ ताकि ईजिली आपको समझा सकूँ। देखिए 2√3 इसको मैंने भाग के रूप में लिख दिया, और यहाँ पे कटाएंगे तो आपका रूट ऊपर में हो जाएगा। इसको अगर कटाते हो तो √3 ऊपर में, और इसको कटाते हैं तो √2 नीचे में। इस तरह से ऑप्शंस में नहीं देगा, इसको हम आगे और तोड़ना पड़ेगा, यानी कि जिसको फ्रेंड्स जो कि रेशनलाइजेशन करता हूँ, यानी कि हर परिमेयकरण करूँगा, तो ये आपका हो जाएगा ऊपर में √6 और नीचे में आपका 2। अब आप मैच करके देखिए, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल अच्छे तरीके से मैच कर रहा है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में कह रहा है कि मिनट की सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर है और मिनट की सुई द्वारा 30 मिनट में तय किया गया क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, देखिए जो मिनट की सुई का मतलब फ्रेंड्स वो आपका मान के चलिए कि रेडियस हो जाता है। ठीक है, तो इसको मैं मान लेता हूँ कि हमारा आर जो रेडियस दिया गया वो 7 सेंटीमीटर दिया गया, ये तो क्लियर है। और यहाँ पे हमारा फ्रेंड टाइम दिया गया जो कि 30 मिनट में तय की गई दूरी, यानी कि जो मिनट की जो सुई है वो घूमेगी, तो 30 मिनट में जितना घूमेगी उतना ही तो क्षेत्रफल बनाएगा। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाता है, सॉरी 1 मिनट लिखना था, 1 मिनट में जो कि कितना मिनट का कोण बनाता है 6 डिग्री का। अब इसको कैसे समझोगे, तो आप ये समझ लीजिए फ्रेंड्स कि आपका जो 360 डिग्री का जो कोण बनता है वो पूरा एक चक्कर लगाने में 60 मिनट के घूमते 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनता है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं आसानी से कि 1 मिनट में जो कोण बनेगा वो 6 डिग्री का कोण बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर, तो यहाँ पर हम वही करेंगे कि 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 30 मिनट में आपका कितना डिग्री का कोण बनाएगी, तो 30 मिनट में यानी कि 6 या 18 180 डिग्री का कोण बनेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर, अब आप यहाँ से ये समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि जो ये घड़ी चलेगी सुई वो त्रिज्यखंड के रूप में चलेगा। तो हम यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा में 360 और गुने में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा हमारे पास कितना आ गया 180 डिग्री, और 360 में नीचे लिख देता हूँ, और पाई की वैल्यू को मैं 22/7 के फॉर्म में लिख देता हूँ, और आर स्क्वायर यानी कि 7 × 7। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं यहाँ पे घटा लेता हूँ, और ये 7 से एक साथ खत्म, और ये आपका 11। तो आप देख सकते हैं 11 × 7 यानी कि 77 जो कि सेंटीमीटर स्क्वायर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आप समझ चुके होंगे यहाँ पे मैंने किस तरह से किया हुआ। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या कह रहा है कि फ्रेंड्स आपके पास दिया गया कि 2⁻2x माइनस में 1 इक्वल टू 16, और एक और जो कि इक्वेशन दिया गया 2⁻x + y इक्वल टू में 32। तो आपसे ये पूछ रहा है कि x और xy की वैल्यू क्या होगी। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं इसको फ्रेंड्स 2 के फॉर्म में लिख देता हूँ, यानी कि ये कह सकता हूँ कि 2x - 2 और यहाँ पे 2⁴, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से करने का मतलब ये आपका जो आधार सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा, तो 2x - y = 4 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि इक्वेशन आपका ये फर्स्ट हो गया। उसी तरह से यहाँ पे करेंगे तो इसको मैं 2⁵ लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे देखिए x + y = 5 के बराबर हो जाता है, यानी आपका इक्वेशन 2 हो गया। क्लियर, अब देखिए फ्रेंड्स इन दोनों का मतलब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा इधर करते हैं। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर सॉल्व करते हैं तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, y से y आपका खत्म हो जाएगा, यानी कि अगर इसको ऐड कर देंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को, तो y से y खत्म हो जाएगा, यानी कि आपका 3x = में 9, और x की वैल्यू जो कि 3 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब किसी भी एक इक्वेशन में रख करके y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे हम रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये आसान होगा। तो 3 रखेंगे तो यानी कि y की जो वैल्यू होगी फ्रेंड्स आपका 2 निकल जाता है। ठीक है, हमसे पूछा गया था xy, यानी कि 3 × 2 कर देंगे तो 6 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में क्या दिया गया है कि एक व्यक्ति अपनी 75% राशि पहली बाजी में, शेष की 75% दूसरी बाजी में, और शेष की 75% तीसरी बाजी में हार गया। और आपको ये बताना फ्रेंड्स आगे दिया गया कि और केवल 2 रुपये लेकर के वो अपने घर पहुंचा, तो हमसे ये पूछ रहा है कि उसकी प्रारंभिक राशि कितनी थी, यानी जब उसने बाजी लगाना स्टार्ट किया था उस समय उसकी जो राशि थी कितनी थी,
और वो टोटल हारने के बाद 2 रुपये घर लेकर जाता है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो मान के चलते हैं फ्रेंड्स उसके पास कुल 100 रुपये था, 100 रुपये था, उसने 25% इसका हार गया, 75% हार गया, तो बचाए कितना, 75% हारता है तो शेष उसके पास बचा होगा 25%, और 25% का मतलब 1/4, ठीक है, 1/4 बचा होगा, इतना रुपये अब उसके पास बचा है। लेकिन फिर जब सेकंड पारी खेलता है तो उसमें भी क्या करता है कि इसका वो 75% हार जाता है, यानी कि फिर से बचा होगा 25%, तो 25% का मतलब 1/4, और वापस थर्ड पारी भी वो खेलता है तो उसमें भी क्या करता है कि वो 75% हारता है, तो अगेन उसके पास 25% बचता होगा, यानी कि इतना, और लास्ट में वो जितना बचता है वो यानी कि 2 रुपये के बराबर है, और 2 रुपये लेकर घर जाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन, इसको कुछ करना नहीं है, इसको क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 4 दूना 8 दूना 16, यानी कि 16 दूना कितना करेंगे, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 दूना 128, तो राइट आंसर कितना होगा, 128 रुपया उसके पास था प्रारंभ में। क्लियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में क्या दिया गया कि एक वृत्त की 2 समानांतर जीवाएं 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। आगे क्या करें कि यदि उनमें छोटी जीवा केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हो तो अन्य जीवा की केंद्र से दूरी कितनी होगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 चीज़ समझना होगा। सबसे पहला चीज़ तो मान के चलते मैं आपको समझाता हूँ, पहले एक फिगर बना लेते हैं, एक वृत्त, ठीक है, ये हमारा वृत्त बन गया, और इसकी एक जो कि हम मान लेते हैं ये इसका व्यास है, ठीक है, डायमीटर हो गया। और एक चीज़ मैं आपको और कहना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए जो जीवा बोला गया वो ये नहीं बोल रहा है कि जो कि वृत्त की दूसरी व्यास के एक दूसरे तरफ है। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जब कुछ नहीं कहा गया तो हम दोनों को एक ही तरफ बना लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जब बोले कि दोनों एक विपरीत दिशा में, एक दूसरे के विपरीत में है, तो वहाँ पे हम एक को यहाँ पे बनाते और यहाँ पे बनाते। लेकिन जब नहीं कहा जाता है तो आप यहाँ पे सिंपल एक तरफ बना सकते हो। तो देखिए, एक 6 सेंटीमीटर और एक 8 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर वाला कुछ छोटा होगा और 8 सेंटीमीटर वाला कुछ बड़ा होगा। क्लियर, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, मान के चलिए कि आपका केंद्र है, और यहाँ से क्या बोल रहा है कि जब छोटा जो जीवा है इसके केंद्र से जो दूरी है वो कितना है, तो ये आपका 4 सेंटीमीटर के बराबर था। और जो छोटा जीवा था वो टोटल कितना था, तो ये टोटल 6 था। तो हम इसको जब लंब डालता है तो ये कह सकते हैं कि आपका 3 हो जाएगा, और ये आपका 3 हो जाएगा। और यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, ये आपका देखिए त्रिज्या होगा, ठीक है। तो अब आप ये बताइए फ्रेंड्स, ये आपका 4 और ये आपका 3, तो ये डेफिनेटली क्लियर कर सकते हैं कि आपका जब पाइथागोरस थ्योरम के अगर लगाते हैं, यानी कि जो भी ये कर्ण बनेगा तो ये आपका 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो कि त्रिज्या अगर हम बात करें तो रेडियस हमारा 5 हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमसे तो रेडियस नहीं पूछ रहा है, आगे पूछ रहा है क्या कि इसकी दूरी कितनी होगी, यानी कि यहाँ से लेकर के जो ये दूरी होगी वो कितनी होगी, ये दूरी पूछ रहा है ना कि बड़ा जो जीवा होगा वो केंद्र से कितना दूर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा, एक और चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। ये जो आपका फिर से क्या होगा कि ये जो कि रेडियस ही होगा, क्योंकि केंद्र से कहीं भी खींचेंगे तो आपका रेडियस इक्वली होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपका 5 यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। और ये देखिए फ्रेंड्स, टोटल आपका 8 था, तो ये हम कह सकते हैं कि आपका 4 होगा, ठीक है, ये 4। तो अब आप ये बताएं कि ये भी फिर से आपका जो कि 90 डिग्री कोण बनेगा, तो ये हम फिर से निकाल सकते हैं कि ये आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो दूरी होगा वो 3 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। तो ईजिली हम इसका राइट आंसर जो कि क्या टिक कर सकते हैं फ्रेंड्स, इन दोनों के बीच की दूरी 3, ऑप्शन डी को आप टिक करके आगे बढ़ सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर मैंने कैसे किया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 आपके स्क्रीन पे देखिए क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC के, ठीक है फ्रेंड्स, एक त्रिभुज में सबसे पहले त्रिभुज बना लेता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। तो एक त्रिभुज ABC है, ABC। उसके बाद क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC के कोण ABC और ACB के आंतरिक द्विभाजक जो है वो O पर मिलते हैं, यानी कि ABC इसका और ACB यानी कि इसका, ये दोनों का आंतरिक जो द्विभाजक है वो कहाँ पे, O पर मिलते हैं, यहाँ पे मिलते हैं। क्लियर, और इस टाइप के पेपर में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो इस चीज़ को आप हमेशा समझने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे यहाँ पे होता है। और आगे क्या दिया गया कि BAC यानी कि BAC इसकी जो वैल्यू दी गई वो 80 डिग्री के बराबर दिया गया। तो हमसे ये पूछा है कि BOC की वैल्यू क्या होगी, यानी कि BOC इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सिंपल सा मेथड होता है, क्या करते हैं कि जब यहाँ पे हम कोण निकालना होता है तो ये हम कर सकते हैं कि कोण BOC इक्वल टू 90 + A/2, ठीक है। ये मैंने आपको कई बार बताया भी है, और अगर आपने हमारे सारे पार्ट्स को देखा होगा, मैथ्स वाले मैंने जो क्वेश्चंस आपको कराए हैं, तो डेफिनेटली आप इसको कर सकते थे। तो A का मतलब फ्रेंड्स, ये आपका जो कोण होगा उसका आधा करेंगे तो यानी कि 80 का 2 करेंगे तो 40, तो 9 4 कितना होगा 13, यानी कि 130 डिग्री बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, जो कि ऑप्शन बी को आप टिक करोगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में क्या कह रहा है कि 100 प्रेक्षणों का माध्य जो 40 प्रकलित किया गया, बाद में यह देखा गया कि एक प्रक्षेप जो कि 53 के बजाय गलती से उसको 83 पढ़ा गया था।
तो हमें ये बताना है कि सही माध्य क्या होगा। देखिए औसत का सबसे अच्छा प्रश्न इसको माना जाता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल होता है। देखिए हमें यहाँ पे क्या देखना है कि जो पहले क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि देखा गया है कि एक प्रक्षेप 53 के बजाय गलती से 83 पढ़ा गया था। यानी फ्रेंड्स जो औसत है वो पहले से ज़्यादा हो गया था, लेकिन हमें होना क्या था, औसत कम होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो जितना बढ़ा है, यानी कि 83 से अगर 53 कितना ज़्यादा हो गया, तो ये आप कह सकते हो कि 0 और 30 ज़्यादा हो गया। तो 30 ज़्यादा हो गया यानी कि पहले से ये 30 कम होना चाहिए था। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि हमारा जो औसत था, पहले का औसत कितना था, पहले का औसत जो 40 है उसमें से इसको औसत को घटानेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 100 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमारा जो प्रक्षेपण था, प्रक्षेपण था, यानी कि 100 आपके पास कुल जो दिए थे उनसे आप डिवाइड करो, इसको डिवाइड करेंगे तो 40 में से इसको करोगे तो 0.3 आएगा और इसमें से 40 घटा देंगे यानी कि 39.7, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। यही हमारा एग्जैक्ट जो कि सही माध्य होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आप समझ चुके होंगे इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। तो बस ध्यान देना होता है कि क्या बढ़ाएगा या फिर घटाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक गोलक की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, इसे पिघला करके 0.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक तार बनाई गई है, तो उस तार की लंबाई क्या होगी। देखिए क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा। जब भी फ्रेंड्स मैंने आपको क्या बताया था मैथ्स वाले वीडियो में कि अगर इस टाइप का जब भी कोई फिगर से दूसरे फिगर में चेंजिंग होती है तो वो वहाँ पे जो कि आयतन के बारे में बात की जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं अगर फ्रेंड्स हम गोले के आयतन को अगर हम कंपेयर कर दें कि बेलन के आयतन से, क्योंकि जो तार बनता है वो फ्रेंड्स उसकी लंबाई जो होगी वो बेलन के आकार के होता है। ठीक है, ये इस तरह से कंपेयरिंग की जाती है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं क्लियरली कि यहाँ पे देखिए जो कि गोला का आयतन मान लेते हैं कि 4/3 पाई आर क्यू। तो पाई को पाई छोड़ दीजिए क्योंकि दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो पाई के पाई खत्म ही हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 4/3 और यहाँ पे जो त्रिज्या देगा 6 सेंटीमीटर, तो इसको लिख देते हैं। क्लियर, अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स पाई आर स्क्वायर, क्योंकि मैंने बेलन से आपको कंपेयर करने के लिए बोला, क्यों, क्योंकि जो तार होगा वो बेलन के आकार का होता है। क्योंकि आप तार लोगे तो ये क्या देखिए इस तरह से तार होता है, तो ये क्या होता है बेलन के टाइप का होता है। ठीक है, तो देखिए पाई आर स्क्वायर यानी कि 0 पॉइंट कितना है इसकी त्रिज्या 0.02 और हमें लंबाई निकालना तो हम एच इसको मान लेते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम एच मान कर चल सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स इसको हम क्या करते हैं, सिंपल है, इसको पाई से पाई इसको घटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखिए 00 से मैं इसको नीचे लिखता हूँ 100, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर से 4, ये आपका 4 खत्म, 3 दूना 6, यहाँ से कटा लेते हैं। बस आपके पास जो बचा वही इसका राइट आंसर हो गया, यानी कि बचा हमारे पास क्या है 2 × 6 × 6 और राइट साइड में आपका h बटा में 100, यही तो बचा। और यहाँ से इसको गुना कर लीजिए, 6 × 36, 36 दूना 72 और आपका गुना में 100। लेकिन फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा ऑप्शंस में आपका मीटर में दिया गया और ये आपके पास 7200 सेंटीमीटर आया, तो हम इजीली इसको कह सकते हैं कि 72 मीटर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू जो कि 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो आप ऑप्शंस डी को टिक करके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 91 में क्या कह रहा है कि यहाँ पे आपको संबंध बताना है मानव, पुरुष और भाई के बीच। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए मानव के अंतर्गत जो कि पुरुष, यानी कि पुरुष और मानव कोई उसमें दिक्कत नहीं है, मानव के अंतर्गत पुरुष आ जाएंगे और पुरुष के अंदर ही भाई आएंगे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन बी में जो फिगर है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से मैच कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो देखिए 92 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 92 आपके पास एक आकृति दी गई है और इस आकृति में बताइए कि इसका सही संबंध क्या होगा। प्रश्न आकृति के बाद उत्तर आकृति बताइए क्या होगा। तो अगर इस कटिंग वाले अगर पिक्चर को देखें, इसको अगर खोला जाएगा तो डेफिनेटली हमारा राइट आंसर जो कि ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप इसको बहुत ईजिली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, क्वेश्चन नंबर 93 में क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स आपके पास स्प्रिंग लिखा गया। ठीक है, मैं इसको लिखता हूँ SPRING। ठीक है, स्प्रिंग के लिए क्या लिखा गया, स्प्रिंग के लिए लिखा गया UNUFRC, ये लिखा गया। तो हमसे ये पूछा गया कि फ्रेंड्स कि मोबाइल के लिए क्या लिखा जाएगा, MOBILE। तो मोबाइल के लिए किस तरह से लिखेंगे, तो सबसे पहले इस पैटर्न को समझेंगे कि ये पैटर्न किस तरह से लिखा गया। क्लियर, तो देखिए STU यानी कि एक प्लस किया गया और उसके बाद अगर देखें तो PN यानी कि पीछे किया गया, एक माइनस किया गया, एक प्लस और एक माइनस। उसी तरह हम यहाँ पे क्या करते हैं, M के बाद लिखेंगे तो फ्रेंड्स क्या लिख सकते हैं, M के बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो NO यानी कि एक आगे बढ़ेंगे तो O आएगा। उस तरह से O को अगर पीछे करेंगे, एक पीछे करेंगे तो क्या होगा, N आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, NO, हाँ ठीक, क्या आएगा ON, एक कम करना है तो M आएगा, कोई दिक्कत नहीं, M आएगा। ठीक है, उस तरह से इसमें देखते हैं। इसके बाद जो कि थर्ड पॉइंट में क्या गया कि RU लिखा गया। R के बाद U लिखने का मतलब फ्रेंड्स, R के बाद
टी आता है, तो दो बीच में गैपिंग है, तो हम यहाँ पर भी दो गैपिंग करेंगे। तो बी के बाद सी, डी को छोड़ करके ई लिख सकते हो। यहाँ पर देखते हैं ऑप्शंस में क्या मैच कर रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स, एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है जो कि ऑप्शन नंबर डी को आप टिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। OMEGLE आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 19(4) में क्या कह रहा है कि यहाँ पे 5, 7, 9 और बीच में 63 लिखा गया। कैसे लिखा गया, सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं, और उसके बाद सेकंड में क्या लिखा गया, 7, 15 और 12 दिया गया और बीच में लिखा गया 252। कैसे लिखा गया, सबसे पहले इस पैटर्न को समझते हैं। देखिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि 5 × 7 × 9, ठीक है, और यहाँ पे अगर 5 से इसको डिवाइड करते हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट 63 आ जाएगा, क्योंकि ये 5 से 5 खत्म, यानी कह सकते हैं कि तीनों को गुना करके 5 से भाग किया गया। तो चलिए सेकंड वाले भी देख लेते हैं क्या आता है कि नहीं। तो 15 × 12 और नीचे में मैंने 5 से डिवाइड करने के लिए बोला, खुद से ये 5 से डिवाइड करना होगा आपको। तो 5 × 3 15 कटा सकते हो, 12 × 3 36, और यानी कि 7 × 36 मल्टीप्लाई करोगे तो 7 × 6 = 42, बिल्कुल करेक्ट होगा 252। ठीक है, तो सेम टू सेम उसी तरह से हम कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या आएगा, 6 × 20 × 8, और हमें 5 से डिवाइड करना है खुद से। तो 5 चौका 20, इसको हटा लो, 8 चौका 32 में 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, आपका 192, बिल्कुल करेक्ट है, जो कि ऑप्शन नंबर आप सी, यहाँ पे सी को टिक करके आगे बढ़ सकते हो, ऑप्शन सी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19(5) में यहाँ पे मिसिंग नंबर बताना है कि क्या होगा। 12, 26, 54, 110 और वाट पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 12, 26, 54, 110 और राइट साइड में हमसे पूछा गया कि यहाँ पे क्या होगा। तो सबसे पहले पैटर्न को समझिए क्या आ गया। 12 दूना 24, 2 जोड़ा गया, 26 दूना 52, 2 जोड़ा गया, 54 दूना 108 और इसमें 2 जोड़ा गया। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, 110 में 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 11 दूना 22, 220 में 2 जोड़ देते हैं तो 222 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी को आप टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 19(6) में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 96 काफ़ी अच्छा प्रश्न है, तो बताइए फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। जमाल का जन्म 29 फरवरी 1988 को हुआ। तो हमसे पूछा है कि 29 फरवरी 2004 तक उसने कितने जन्मदिवस मनाए। बहुत ही सिंपल है, इसमें तो कुछ करना नहीं है, बस यहाँ पे देख लीजिए। पहला जो लीप ईयर था वो 88 में था, और उसके बाद 4 साल बाद लीप ईयर आता है, तो यहाँ पे 80 और 4 92 होगा, और उसके बाद फ्रेंड्स कह सकते हैं कि 96, और उसके बाद जो कि 00 होगा, और उसके बाद जो कि 4, कोई दिक्कत नहीं। यानी इसमें जब उसका जन्म हुआ था 1, 2, 3, 4, उसने 4 बर्थडे अब तक मना चुके होंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है। यहाँ पे एक सीरीज दिया गया और इस सीरीज में हमें बताना है कि लास्ट में क्या होगा, मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले करते हैं क्या, सी कितना नंबर पे आता है, 3 नंबर पे। 3 के बाद अगर हम बढ़े यहाँ पे तो ये आपका 8 नंबर, यानी कि 5 की गैपिंग हो रही है, और 8, 5, 13 पे एम आता है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका 18 और 18 होता है। और उसके बाद अगर हम जाएँ तो देखिए 13, 5, 18, 18, 5, 23, यानी कि फ्रेंड्स कह सकते हैं यहाँ पे आपका 23 नंबर पे डब्ल्यू आता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उस तरह से लास्ट में मैच करके देखते हैं। तो देखिए ई 5 नंबर पे, उसके बाद 10, 15 और 20, 25 नंबर पे हमारा क्या था, वाई जेड, तो वाई हमारा 25 नंबर पे आएगा। तो डब्ल्यू और वाई किस में मैच कर रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन ए को टिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे भी इसी तरह से करेंगे तो आपका बीच में यू आ जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स 98 में क्वेश्चन आपके पास जो कि डिक्शनरी से दिया गया, और आपको स्लाइड दिया गया, स्लाइस दिया गया, स्लिक दिया गया और स्लीट दिया है। तो इसको आप थोड़ा सा मैच करके और आपको बताना है कि क्या होगा, कौन सबसे पहले आएगा, यानी कि अकॉर्डिंग आपका डिक्शनरी के थ्रू। तो वह बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको कर सकते हो। तो राइट आंसर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स एस आएगा, इसके बाद आई आएगा, तो यानी कि सेकंड आई कहाँ पे, तो एस के बाद आई आने का मतलब जो कि 4 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ऑप्शन जो कि बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 99 में ये कह रहा है कि विकास ने कहा वह लड़का मेरी माताजी के पति का पौत्र है। तो देखिए फ्रेंड्स ध्यान से पढ़िएगा, मान के चलिए कि विकास है, और विकास जो है एक लड़के के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। विकास ने कहा वह लड़का मेरे माताजी, यानी कि इसकी माँ, माता के पति, यानी कि माता के पति का मतलब इसका पिता, और पिता का आगे क्या कह रहा है कि पिता का पौत्र, पौत्र का मतलब फ्रेंड्स इसका ही बेटा ये आपका होगा। ठीक है, ये जो कह रहा था इसका ही बेटा होगा। क्लियर, तो यानी कह सकते हैं इसका पुत्र है। ऑप्शंस आप जो कि बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 100 में क्या कह रहा है कि 228 का मतलब लिखा गया का 12। ठीक है, 228 का मतलब 12, उस तरह से लिखा गया 337 का मतलब जो कि 16। तो हमसे पूछ रहा है कि फ्रेंड्स 569 की वैल्यू क्या होगी, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले पैटर्न को समझ लीजिए क्या किया गया। तो यहाँ पे देखिए पैटर्न का मतलब क्या हो रहा है कि
इस दोनों को गुना किया गया, 2 दूना 4 और 4 में 8 जोड़ा गया 12। उसी तरह से 3 9, 9 में 7 जोड़ा गया 16। उस तरह से यहाँ पे क्या करेंगे 6 5 30 और 9 इसमें जोड़ देंगे तो 39 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शंस भी काफ़ी अच्छे तरीके से मैच कर रहा है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल 100 क्वेश्चंस के बारे में बात की है। तो जैसे कि आप लोग डिमांड कर रहे थे कि 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट लाया जाए, तो मैंने आपके लिए डिमांड के ऊपर 100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट कराया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगी है इस वीडियो को करने में। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जो भी बिहार से मेंस की प्रिपरेशन करें उनके साथ जरूर शेयर करना, और इसका पीडीएफ आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करा दिया जाएगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।